हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक शिक्षा के स्तर, स्टेज ऑफ एजुकेशन। कि हमें ये पता होना चाहिए कि वैदिक काल में शिक्षा के स्तर कैसे थे। वैदिक कालीन शिक्षा दो अलग अलग आधारों पर बांटकर हम उसको देख सकते हैं। एक उसके स्तरों के आधार पर, दूसरा प्रकृति के आधार पर। उसकी प्रकृति के आधार पर यानी नेचर के आधार पर वैदिक काल में शिक्षा को दो स्तरों में विभाजित किया गया था, एक प्राथमिक स्तर पर और एक उच्च स्तर पर। कि प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षा है वो नहीं दी जाती थी। इस बात से ये पुष्टि होती है कि डॉक्टर सी कुंदन राजा ने कहा है कि उपनयन संस्करण के विवरण को, यानी जिसमें वेदों अथवा उच्च शिक्षा का अध्ययन प्रारंभ होता था तथा उपनयन के पश्चात छात्र के लिए निर्धारित किए हुए कर्तव्यों से यह बात निश्चित हो जाती है कि बालक इससे पूर्व शिक्षा निश्चित तौर पर प्राप्त करता था। एएस टेकर ने भी कहा है कि वह प्राथमिक शिक्षा परिवार में उस वक्त तक अवश्य दी जाती रही होगी जब तक परिवार शिक्षा का केंद्र रहा है। उपयुक्त कथनों से यह बात स्पष्ट होती है कि प्राचीन भारत में प्रारंभिक अथवा प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध था। ऋग्वेद में भी ऐसे कई संकेत हमें मिलते हैं जिनसे प्राथमिक पाठशाला के समान किसी संस्था के होने के बारे में अनुमान भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा के विषय, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। कि कौन कौन से विषय हैं जो उस समय पढ़ाए जाते थे। कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के विषयों के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस अनुमान का आधार उस समय के धार्मिक तथा सामाजिक आदर्श एवं उच्च शिक्षा के पाठ्य विषय ही हो सकते हैं। कि यहाँ पर वैदिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में डॉक्टर सी कुंदनराज के विचारों का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है, जिन्होंने कहा है कि लिखने तथा पढ़ने के अतिरिक्त शिक्षा विशेष रूप से भाषा, साहित्य तथा कुछ शास्त्रों में दी जाती है वो रही होगी। इस प्रकार अनुमान के तौर पर प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों का समावेश रहा होगा। यानी रहा होगा, पूर्णतः हम नहीं कह सकते। कि जैसे लिखना तथा पढ़ना, वेदों तथा शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण करना तथा उनको कंठस्थ करना, भाषा तथा साहित्य और व्याकरण। उसके बाद है हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा। कि वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण रूप से ब्राह्मणों के हाथ में थी। वैदिक काल में शिक्षा देने का जो अधिकार था वो ब्राह्मणों का था। शिक्षा का प्रबंध विशिष्ट विद्यालयों तथा ब्राह्मणीय विद्यालयों द्वारा है वो किया जाता था। विलियम वार्ड्स ने भी लिखा है कि ये महाविद्यालय चतुष्पदी कहलाते थे, अर्थात वह स्थान जहाँ चारों ओर शास्त्र है वो पढ़ाए जाते थे। ये 4 विषय थे: व्याकरण, कानून, पुराण तथा दर्शन। शिक्षा के ये स्थान सामान्यतः मिट्टी के बने हुए होते थे। इन झोपड़ियों को आमतौर पर शिक्षक ही अपने खर्चों से बनाता था और वह न केवल इमारत को बनाने के लिए अपितु शिष्यों को भोजन देने के लिए भी भिक्षा है वो मांगता था। यानी एक पिता की तरह गुरु बनकर उनके जीवन में एक पिता का रोल है वो निभाता था, उनको शिक्षित करता था, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करता था। नेक्स्ट है अन्य संस्थाएं। कि अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि उस समय और भी शिक्षा के केंद्र थे। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अलावा वैदिक काल में और भी शिक्षा संस्थाएं थीं। इनमें से कुछ हैं जैसे गुरुकुल, परिषदे, विद्यापीठ, मंदिर महाविद्यालय, टोल, विश्वविद्यालय, ऋषि आश्रम, सम्मेलन,
घटिकाएं और विशिष्ट विद्यालय। कि अगर हम गुरुकुल की बात करते हैं तो गुरुकुल आवासीय विद्यालय होते थे, यानी बच्चा वहीं पर रहकर अपनी पूर्ण शिक्षा है वो उसको अर्जित करता था। गुरुकुल में विद्यार्थी गुरु के परिवार में रहकर वास्तविक विद्यार्जन करते थे। गुरुकुल में उच्च कोटि के वेदों जैसे साहित्य, धर्मशास्त्र, सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। गुरुकुल की कार्य प्रणाली गुरुकुल द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित थी और इसमें जो शिक्षा है वो निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। किसी भी प्रकार का कोई भी कर है वो उनसे नहीं लिया जाता था। छात्रों के आवास जैसे भोजन संबंधी, वस्त्र आदि की व्यवस्था भी गुरु के द्वारा की जाती थी। ऐसी दिशा में गुरुकुलों का कार्य प्राय गुरु संपत्ति, छात्र के भिक्षा मांगने, दान दक्षिणा तथा गुरु दक्षिणा पर ही चलता था और प्राय एक गुरुकुल में एक ही ब्राह्मण है वो शिक्षक होता था। नेक्स्ट है परिषदें की बात अगर हम करते हैं तो इसमें विद्वानों की गोष्ठी को परिषद कहा जाता था और ये बहुत कुछ आधुनिक विश्वविद्यालयों से मिलती जुलती थी। परिषदों में उच्च कोटि का अध्ययन करने तथा चिंतन मनन होता था। इसमें विभिन्न विषयों की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और एक परिषद में अनेक विद्वान ब्राह्मण होते थे और जो विभिन्न विषयों की शिक्षा है वो देते थे। नेक्स्ट है विद्यापीठ। कि विद्यापीठ की अगर हम बात करते हैं तो ये विद्यापीठ है जो वो मठों की तरह होते थे। मठों के साथ साथ इनकी भी स्थापना की जाती थी और विद्यापीठ में व्याकरण, तर्कशास्त्र की शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक है वो होते थे। नेक्स्ट है मंदिर महाविद्यालय यानी टेम्पल कॉलेज। की मंदिर महाविद्यालय की स्थापना 6वीं शताब्दी में आरंभ हुई और ये किसी मंदिर से संलग्न होते थे तथा उसी पर इनके खर्च का भार होता था, जिम्मेदारी होती थी। इसमें साहित्य, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, धर्म, वेदों तथा शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की जाती थी और विद्यापीठ की भांति एक मंदिर महाविद्यालय में अनेक शिक्षक है वो होते थे। किटोल संस्कृत शिक्षा के केंद्र थे। एक टोल में एक शिक्षक होता था जिसका कार्य संस्कृत की शिक्षा देना था। कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर अनेक टोल ऐसे होते थे जहां ये सभी मिलकर विश्वविद्यालय का रूप है वो धारण करते थे। ऐसे टोल वाराणसी तथा नदियों में है, उनके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर मिलते थे। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी उस शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों ने आगे चलकर विश्वविद्यालयों का रूप ले लिया और इस तरह के 3 विश्वविद्यालय आज भी उनका जीवंत उदाहरण हमारे सामने है। तक्षशिला, बनारस एवं नालंदा में थे। इनमें वेदों, दर्शन, व्याकरण, धर्म, शल्य चिकित्सा, वाणिज्य, चित्रकला, औषधि शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऋषि आश्रम में क्या था कि प्राचीन भारत में अनेक विद्यार्थी ऋषियों से शिक्षा ग्रहण करते थे। ज़्यादातर ऋषियों का निवास है वो नगर तथा ग्रामों से काफ़ी दूर जंगलों में होता था, क्योंकि यहाँ पर रहकर वो चिंतन मनन कर सकते थे। यानी शांत वातावरण था जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा या किसी की आहट नहीं मिलती थी। यानी शांत माहौल में बच्चा है वो चिंतन मनन कर सकता था, यानी तपस्या अच्छी प्रकार से है वो की जा सकती थी। इन ऋषियों तथा तपस्वियों की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी। ये अपनी थोड़ी बहुत आवश्यकताओं की पूर्ति वो जंगलों में पाई जाने वाली चीज़ों से भी कर लेते थे, जैसे भोजन एकत्रित करना, फल इकट्ठे करना, लकड़ियाँ वनों से प्राप्त करना। यानी कुछ चीज़ें हैं वो जंगल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कर लेते थे। कि सम्मेलन कि विद्वानों की बड़ी सभा का सम्मेलन कहा जाता था। सम्मेलन राजाओं के द्वारा आयोजित कराए जाते थे। यहाँ पर तर्क तथा वाद विवाद किया जाता था और स्त्रियाँ भी इन सम्मेलनों में वो भाग लेती थी। घटिकाएं धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा का केंद्र थी। इस तरह की कुछ घटिकाओं का केंद्र दक्षिण में था और इन घटिकाओं में अनेक ब्राह्मण है वो विद्वान होते थे। नेक्स्ट है विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय में प्राय किसी एक विशिष्ट विषय की ही शिक्षा दी जाती थी, यानी स्पेशल शिक्षा दी जाती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर कि वैदिक विद्यालयों में वेदों की तथा सूत्र विद्यालयों में यज्ञ, हवन आदि की शिक्षा दी जाती थी
और एक विशिष्ट विद्यालय में एक ही शिक्षक है वो होता था। अध्ययन के विषय उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल में शिक्षा के अंतर्गत अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। छंदोग्य, उपनिषद तथा बृहदारण्यक। उपनिषद में जिन विषयों का वर्णन मिलता है वह इस प्रकार हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, विद्या, इतिहास, श्लोक, सूत्र, आलोचना, राशि यानी द साइंस ऑफ नंबर्स, देव, निधि, द साइंस ऑफ टाइम, नैतिक शास्त्र यानी इथिक्स, व्याकरण, ज्योतिषी आदि। इन विषयों के अलावा बीजगणित तथा औषधीय विज्ञान का अध्यापन है वो किया जाता था। थैंक यू गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। एक बार ये नोट्स अच्छे से देख लो आप, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त कैमरा है वो कई बार हिल जाता है, तो आप अच्छे से उनको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम वैदिक काल में शिक्षण विधि।